जब मैं 7 साल का था मेरे दिमाग में अचानक एक खाली पैनल दिखाई दिया। शुरू में मुझे लगा कि यह मेरा कोई जादुई गोल्डन फिंगर है, लेकिन मैंने इसे सक्रिय करने के लिए हर संभव तरीका आजमाया और असफल रहा। जब मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया तब जाकर उस पैनल ने हमारी लाइब्रेरी की किताबों के प्रति प्रतिक्रिया दी। उसमें हजारों किताबों की एक सूची उभर आई जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थी। इतनी सारी किताबें देखकर मैंने पहले तो हार मानने की सोची, लेकिन मुझे पता चला कि अगर मैं 3 दिन तक पढ़ाई नहीं करता तो मैं अपनी आवाज खो देता और गूंगा बन जाता। मजबूरन मैंने विश्वविद्यालय के 4 वर्षों में वे सभी किताबें पढ़ डाली। उसके बाद मेरे दिमाग से वह पैनल अचानक गायब हो गया। ग्रेजुएशन के करीब जब मैं अपने हॉस्टल के 3 जिगरी दोस्तों के साथ विदाई की दावत फेयरवेल डिनर खाकर रेस्तरां से बाहर निकला तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन शरीर पर गिरते ही वह हमें भिगो नहीं रही थी, बल्कि उसने हमारा सारा नशा उतार दिया और एक बहुत ही सुखद एहसास दिया। इससे भी अजीब बात यह थी कि गायब हो चुका वह पैनल फिर से दिखाई देने लगा और इस बार उस पर केवल 3 शब्द लिखे थे, बड़ी बारिश, द्वार खुल रहे हैं। कौन सी शक्ति पैनल को इस तरह सक्रिय कर सकती थी? मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह साधारण नहीं है। मैंने तुरंत उन तीनों को हिदायत दी, बड़े भाई यूलियांग, शियाओजू, हम अभी वहाँ जाएंगे जहाँ सबसे तेज बारिश हो रही है और बारिश खत्म होने तक वहीं रहेंगे। मेरी बात सुनकर तीनों ने हैरानी से देखा। दूसरे भाई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? भले ही यह बारिश सुखद लग रही है, लेकिन हम इस तरह भीगते तो नहीं रह सकते। लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में दृढ़ता देखी तो उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि ग्रेजुएशन से पहले दोस्तों के साथ एक बार और पागलपन ही सही। वह बारिश रात 12 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक चलती रही। नियमानुसार 6 घंटे तक भीगने के बाद हमें थका हुआ, सुस्त और ठंडा महसूस होना चाहिए था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हमारी मानसिक स्थिति और बेहतर होती जा रही थी। जैसे ही हम वापस जाने वाले थे मैंने देखा कि सड़क किनारे के पेड़ कुछ अलग लग रहे थे। जो टहनियां कल रात तक सूखी थीं, उनमें रातों रात नई पत्तियां निकल आई थीं। तभी तीसरे भाई शियाओ यूलियांग ने चिल्लाकर कहा, भाइयों, मुझे एक बात पता चली है। कल रात पूरी दुनिया में बारिश हुई थी, यहाँ तक कि रेगिस्तान और उत्तरी ध्रुव में भी। यह सुनकर मैं और बड़े भाई चेंगी तुरंत समझ गए, जल्दी सुपरमार्केट चलो। जब सभी अजीब घटनाएं एक साथ होती हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। हमें आम जनता के समझने से पहले सामान जुटाना होगा। अगर हम गलत हुए तो ज्यादा से ज्यादा हमें कुछ सालों तक वही खाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सही हुए तो यह भविष्य में जीवित रहने का सहारा होगा। रास्ते में सामान ले जाते समय हमने फिर से कुछ असामान्य देखा। शारीरिक रूप से कमजोर रहने वाला तीसरा भाई यूलियांग अब 40 किलो पानी की बाल्टी लेकर उड़ता हुआ जा रहा था और हम बाकी 3 भी 200 पाउंड लगभग 90 किलो भोजन आसानी से ढो रहे थे। यह स्पष्ट रूप से उस बारिश का प्रभाव था। सामान हॉस्टल लाने के बाद भी हमें लगा कि अगर सच में कयामत अपोकलिप्स आ रही है तो यह काफी नहीं है। अगले 4 घंटों में हमने अपने पास मौजूद सारा पैसा खर्च कर दिया। भरे हुए हॉस्टल को देखकर तीनों फिर से असमंजस में पड़ गए। दूसरे भाई, क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है? मेरी नजर खिड़की के बाहर थी। देखो, कल जो घास काटी गई थी वह आज हमारी जांघों तक ऊंची हो गई है। यहाँ तक कि कीड़ों का आकार भी 2 से 3 गुना बढ़ गया है। क्या तुमने कभी ऐसा सुना है? तीनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिला दिया। फिर मैंने उन्हें घर पर फोन करके राशन जमा करने को कहा। आधे दिन के भीतर ही दुनिया भर के लोगों को असामान्यताओं का पता चल गया। सुपरमार्केट और स्टोर खाली कर दिए गए। कई लोगों ने बारिश में भीगने के बाद अपने शरीर में बदलाव महसूस किए थे। दुर्भाग्य से ड्रैगन देश चीन में बारिश आधी रात को हुई थी, इसलिए वहाँ कम लोग भीग पाए थे। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस बारिश के 18 घंटे बाद फिर से मूसलाधार बारिश होगी। लेकिन इस बार बारिश का एहसास बहुत बुरा था। शरीर पर गिरते ही इसमें तेज चुभन महसूस हो रही थी और पानी से एक अजीब सी सड्डहन स्टिंकिंग वाली गंध आ रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेरे दिमाग के पैनल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने तुरंत अपने तीनों दोस्तों को हॉस्टल के अंदर खींचा और उन्हें अपने परिवार को इस बारिश में न भीगने की चेतावनी देने को कहा। बड़ा भाई चेंगी अन्य छात्रों को भी अंदर बुलाने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई फायदा नहीं है, वे हमारी बात नहीं मानेंगे। वैसे भी दोपहर से जब उन्हें राशन जमा करने की जरूरत महसूस हुई उन्होंने हमें अलग थलग कर दिया है और यह सिर्फ मेरा अंदाजा है। अगर मैं गलत निकला तो वे हमसे नफरत करेंगे। जल्द ही हमारे फोन पर आधिकारिक संदेश आया कि लोग तुरंत बारिश से दूर हट जाएं। स्कूल के रेडियो पर भी यही घोषणा हुई। फिर भी कई लोगों ने इसे अनदेखा किया और सोचा कि यह सरकार का झूठ है जो उन्हें शक्तिशाली बनने से रोकना चाहती है। सुबह 5 बजे जब मेरी नींद खुली तो बिजली गुल थी और बाहर अंधेरा था। जब उजाला हुआ तो हमने बाहर का नजारा देखा। कल तक जो खूबसूरत कैंपस था वह रातों रात एक खंडहर में बदल चुका था। पेड़ पौधे लगभग मर चुके थे और लोहे की रेलिंग तक गल चुकी थी। और भी भयानक बात यह थी कि जमा हुए पानी में कई लाशें पड़ी थीं जो गल चुकी थीं। अपने पुराने सहपाठियों को इस हालत में देखकर हम चारों सन्न रह गए। हमें गहरा एहसास हुआ कि कयामत, एंड ऑफ द वर्ल्ड सच में आ चुकी है। जब हम अभी भी इस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, तीसरे दिन की बारिश शुरू हो गई। इस बार बहुत से लोग बारिश में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बारिश की बूंदें मुझ पर पड़ी मुझे लगा कि यह पहली वाली बारिश के समान थी, पर कुछ अलग भी। आखिर वह क्या था? फिर भी मैंने दृढ़ संकल्प के साथ अपने तीनों दोस्तों को बारिश में बाहर ले जाने का फैसला किया। अन्य छात्र देख रहे थे लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे शायद किसी आधिकारिक आदेश का इंतजार कर रहे थे। सटीक समाचार आने में देरी हुई, शायद इसलिए क्योंकि दूसरी बारिश ने अधिकांश संचार लाइनों को नष्ट कर दिया था। उन्हें जानकारी पाने के लिए पूरे 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। आधिकारिक संदेश था, आदरणीय नागरिकों, कृपया तुरंत इस बारिश में प्रवेश करें। यदि कोई अस्वस्थता महसूस हो तो तुरंत हट जाएं। ये शब्द संक्षिप्त और सीधे थे। शायद देश के उच्च अधिकारियों को भी एहसास हो गया था कि मानवता एक अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रही है और उन्हें पूरी जनता की शक्ति को एकजुट करना होगा। उस समय बारिश में भीगते हुए मैंने एक और विचित्र बात देखी। खाली पड़ा घास का मैदान आश्चर्यजनक गति से फैल रहा था और दूसरी बारिश के बाद जीवित बचे कीड़े आकार में दर्जनों गुना बढ़ गए थे। दूर एक सिकाड़ा, एक प्रकार का कीट, आधे इंसान की ऊंचाई तक बढ़ चुका था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इंसानों में इस बारिश से ऐसा कोई शारीरिक बदलाव नहीं दिख रहा था। जब हम हॉस्टल लौटे तब धीरे धीरे असामान्यताएं
घटनाएं सामने आने लगी। यदि पहली बारिश सुधार स्ट्रेंथनिंग थी और दूसरी छंटनी स्क्रीनिंग, तो तीसरी बारिश अपने साथ शक्तियां लेकर आई थी। बड़े भाई चेंगी ने मुका हवा में उठाया और उनके शरीर से एक गहरी शक्ति निकली, जो देखते ही देखते उनके सामने आधे इंसान जितनी ऊंची मिट्टी की दीवार बन गई, जो एक मजबूत ढाल जैसी दिख रही थी। चौथे भाई जू झो ने अपनी हथेली खोली और उनके हाथ से पानी की एक अजीब धारा निकलने लगी, जो उनके नियंत्रण में एक फुर्तीले अजगर की तरह हवा में इधर उधर घूमने लगी। तीसरे भाई शियाओ युलियांग की शक्ति थोड़ी विशेष थी। उसके अनुसार यह अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करने की शक्ति थी, लेकिन अभी कोई उपयुक्त साथी न होने के कारण वह इसका प्रदर्शन नहीं कर सका। जहां तक मेरी बात है, मुझे 2.5 गुना लाभ मिला था। पहला, उन 2 बारिशों से मिली मानसिक शक्ति। दूसरा, पूरी तरह चार्ज हुआ पैनल, जिसने मेरे लिए 500 घन मीटर का वर्चुअल स्पेस खोल दिया था। बाकी आधा हिस्सा एक सूचना पैनल जैसा था। अब मैं बस उन तीनों की ओर देखता और उनके गुणों एट्रीब्यूट्स की जानकारी मेरे सामने उभर आती। और भी कमाल की बात यह थी कि जब मैंने आईने में देखा तो मुझे अपनी जानकारी भी दिखाई दी। मैंने गंभीर चेहरे के साथ खिड़की के पास जाकर कहा, पहले हम अपना सामान समेटकर मेरे वर्चुअल स्पेस में रख लेते हैं। हम यहाँ स्कूल में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। ये सुनकर जू झो हैरान हुआ। दूसरे भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने जवाब दिया, बाहर का इलाका पहले से ही उत्परिवर्तित म्यूटेटेड कीड़ों के कब्जे में जा रहा है। सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेगी। तभी स्कूल के रेडियो से घोषणा हुई, सभी शिक्षक और छात्र ध्यान दें, जियांगचेंग शरण स्थल शेल्टर का निर्माण प्राथमिक रूप से पूरा हो चुका है। कृपया अपना सामान साथ लें और कल सुबह सेना के संरक्षण में व्यवस्थित रूप से शरण स्थल की ओर प्रस्थान करें। चेंगी की आंखें फटी रह गईं। छोटे भाई, तुम तो अंतर्यामी निकले। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का सबसे तेज दिमाग वाकई तुम ही हो। हालांकि मैंने अपना सिर झुका लिया। ये वास्तव में अच्छी खबर नहीं थी। मानवता को अपनी ही आबादी के एक हिस्से को छोड़ने पर मजबूर कर देना इस बात का संकेत था कि खतरा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना हमें दिख रहा है। शरण स्थल जाने में अभी 1 दिन बाकी था। मैं खिड़की से बाहर उड़ते विशाल कीड़ों को देख रहा था। खाली बैठने से बेहतर था कि अपनी नई शक्तियों को आजमाया जाए। जब मैंने यह विचार बाकी तीनों को बताया तो वे भी उत्साहित हो गए। मैंने सुझाव दिया, तो पहले चलकर उस मेंढक को देखते हैं। चेंगी ने भौहें सिकोड़ी। तुमने ही तो कहा था कि वह मेंढक जहरीला हो सकता है, उसके पास मत जाना। मैंने कहा, वह सिर्फ एक अंदाजा था, और अगर वह वाकई जहरीला है तो यह और भी अच्छा है। मेरी नजर तीसरे भाई पर टिकी। युलियांग थोड़ा घबरा गया। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने नहीं कहा कि मैं उससे उलझने जा रहा हूँ। रुको दूसरे भाई, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि मैं उस बदसूरत मेंढक के साथ अनुबंध करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी शक्ल देखकर मेरी भूख मर जाती है। मैंने समझाया, लेकिन अगर वह वाकई जहरीला है तो वह बहुत शक्तिशाली हो सकता है। फिर भी नहीं, ये सोचकर ही मुझे उल्टी आ रही है कि वैसी कोई चीज मेरे शरीर अनुबंध के माध्यम से जुड़ेगी। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हम कुछ और ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम हॉस्टल से बाहर निकले। चारों ओर घना कोहरा था और दृश्यता विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम थी। हर तरफ जंगली घास उगी हुई थी, जिसमें से कीड़े निकलकर हम पर हमला कर रहे थे, लेकिन वे बस आकार में बड़े थे। उनमें कुछ खास नहीं था। 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि हमारा सामना पहले दुश्मन से हुआ। एक 3 मीटर ऊंचा विशाल मेंटिस, प्रेइंग मैंटिस, हमसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसकी 2 लाल माणिक जैसी आंखों से खौफनाक चमक निकल रही थी और उसके सामने के 2 नुकीले हंसिए सिकल्स ठंडी रोशनी में चमक रहे थे। जब मैंने उसके सूचना पैनल को देखा तो मैं दंग रह गया। उसके तीनों बुनियादी गुण हम चारों से कहीं ज्यादा थे। तीसरी बारिश के मात्र 6 घंटे बाद ही इतना शक्तिशाली उत्परिवर्तित जीव आ चुका था। कल्पना करना भी मुश्किल था कि आगे कैसे दानव आएंगे। मैंने तुरंत जानकारी बाकी तीनों को दी। तभी एक नुकीला हंसिया हमारी ओर तेजी से बढ़ा। हम तुरंत बिखर गए। जू झो की आंखों में चमक आई और उसकी हथेली से पानी की एक शक्तिशाली धारा निकली, जो एक चालाक सांप की तरह मेंटिस के प्रहार से बचती हुई उसके पेट के नीचे तक पहुंच गई और फिर एक भारी हथौड़े की तरह उसके दिल पर वार किया। विशाल मेंटिस दर्द से चीख उठा और अपने बड़े पैरों को पागलों की तरह चलाने लगा। तभी चेंगी ने अपनी मुठियां कसी और एक पैंतरे स्टैंस में आ गए। उनके शरीर से मिट्टी के रंग की रोशनी निकली और तुरंत जमीन से एक मजबूत मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई, जिसने मेंटिस के हमले को रोक दिया। मेरा मानसिक हमला, मेंटल अटैक, ऐसे जीवों पर काम नहीं कर रहा था जिनकी अपनी कोई चेतना, कॉन्शियसनेस विकसित नहीं हुई थी, इसलिए मैं बस निर्देश दे रहा था। अंत में जू झो के पानी के एक तीखे प्रहार ने मेंटिस के पेट को आर पार कर दिया। वह विशाल जीव जमीन पर गिर पड़ा। जू झो गर्व से उसे लात मारने आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। पास मत जाओ बड़े भाई, अपनी मिट्टी की दीवार से एक बार फिर इसके पेट पर हमला करो। जू झो तुरंत पीछे हटा। तेरी तो ये तो मरने का नाटक कर रहा था। जैसे ही चेंगी के मिट्टी के ब्लॉक ने उस पर वार किया, मेंटिस के शरीर से बदबूदार तरल निकला और वह पूरी तरह शांत हो गया। पास ही खड़ा शियाओ युलियांग कुछ सोच में डूबा हुआ लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह यहाँ सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। बड़ा भाई रक्षा कर सकता था और हमला भी। दूसरा भाई मैं योजना बना रहा था और चौथा भाई घातक हमलावर था। उसे लग रहा था कि वह किसी काम का नहीं है। वह नहीं चाहता था कि अगली बार भी ऐसा ही हो। वह भारी कदमों से हमारे पास आया और बोला, दूसरे भाई, मैं उस मेंढक के साथ अनुबंध करना चाहता हूँ। हम तीनों हैरान रह गए, लेकिन मैंने तुरंत उसकी मनस्थिति समझ ली। युलियांग, तुम्हें खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आगे हमें कुछ और बेहतर मिल जाए। उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन अपने भाइयों को मौत के मुंह में जाते देखना और खुद असहाय होकर खड़े रहना, वह लाचारी। ठीक है, चलो पहले उस मेंढक की स्थिति देखते हैं और फिर फैसला करेंगे। जैसे ही हम चलने को तैयार हुए, मेरे दिमाग में उस विशाल मैंटिस की जानकारी बदल गई। नाम विशाल मेंटिस, सर प्रथम श्रेणी का उत्परिवर्तित जीव, स्थिति मृत, शेष मूल्य, नुकीले पंजे, हथियार के लिए अशुद्ध ऊर्जा केंद्र, कोर। ये देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मुझे लग ही रहा था कि कुछ कमी है। ये तो लूटिंग इकट्ठा करने का समय था। मैंने वर्चुअल स्पेस से एक रसोई का चाकू निकाला और देखते ही देखते मेंटिस के दोनों नुकीले पंजों को काट दिया। हवा में उन्हें घुमा कर देखा। एक एक पंजा लगभग 25 किलो का था। यह मेरे और शियाओ युलियांग के लिए आत्मरक्षा के वास्ते काफी था। फिर मैंने उसके पेट से पिंग पोंग की गेंद के आकार का एक कोर निकाला। अभी उसका उपयोग नहीं पता था, इसलिए उसे स्पेस में रख दिया।